हेलो स्टूडेंट्स, मेरा इस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रोज रोज ये बोलते बोलते हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं और एनसीईआरटी में क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 आज का। तो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चंस को करते हैं। मेरे ख्याल से चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अच्छे से किया गया है। तो मैं आज जो आपको करवाऊंगा उसमें उन्हीं कॉन्सेप्ट को बेस पर क्वेश्चन डेवलप कर। आप देखिए, क्वेश्चंस आपको मिल ही गए हैं, तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लीजिए तो आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी अगर कहीं डाउट होता है, और इस तरह से आपका चैप्टर भी तैयार हो जाएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द नेशनल सिक्योरिटी रिलेट्स ओनली टू एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स। राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मुद्दा है वो केवल बहुत ही खतरनाक धमकियों या खतरों को लेकर। सही बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा इतनी छोटी चीज नहीं जो छोटे मोटी घटनाओं से प्रभावित होती हो। इसके लिए एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स होने जरूरी है। छोटे मोटे किसी ने नारे लगा दिए, किसी ने पोस्ट कर दिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा नहीं उत्पन्न। ठीक है, एनएसए वगैरह लग जाए, लेकिन वो सस्टेन कर भी नहीं पाते। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2, the threats that could so endanger core values that those values could be damaged beyond repair comes under the ambit of national। ऐसे खतरे जो कि आप कोर वैल्यूज को खतरे में डाल देते हैं और ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि आपकी वो कोर वैल्यूज दोबारा रिपेयर होने में बहुत, तो हम मतलब आप ऐसा कुछ करिए जिससे देश की जो कोर वैल्यूज हैं, देश की बेसिक वैल्यूज हैं, वही खतरे में पड़ जाए और उनकी रिकवरी ही संभव ना हो पाए, हम नेशनल थ्रेट मानेंगे। पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा भी सही है, तो वी शुड गो विद द सी। टू द सेकेंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। In the traditional conception of security, the greatest danger to a community is to form military। जो सिक्योरिटी की पारंपरिक अवधारणा है, जो सुरक्षा की पारंपरिक सोच है, ट्रेडिशनल कंसेप्शन है, वो ग्रेटेस्ट डेंजर सिक्योरिटी के लिए मानता है मिलिट्री थ्रेट को। ठीक है, यानी कि जो सेना से उसको खतरा। ठीक है, तो सेना मतलब बाहर की सेना। ये बात तो सही है, ट्रेडिशनली हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा इसी चीज से। दूसरा, द सोर्स ऑफ दिस सिक्योरिटी डेंजर इज मिलिट्री एक्शन बाय अनदर कंट्री endangering sovereignty, independence and territorial integrity of the nation। यही मैंने आपको बताया, जो विदेशों से जो सैन्य हमले का खतरा है उसी को ट्रेडिशनली हम मानते रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी पर डेंजर। ठीक है, इसमें कोई दूसरे देश की सेना आपके ऊपर मिलिट्री एक्शन करे और उसके बाद आपकी सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पर खतरा उत्पन्न हो, तो उसको हम थ्रेट मानते हैं। ये दोनों बातें सही है, कॉमन सी है, इसमें भी आप। Now come to the question number 3. Security policies of country are concerned with preventing war, which is called deterrence. दूसरा, limiting or ending the war is termed as policy of defense। देखिए, तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला आता है, इंटरनल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, मेंस के लिए भी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम वो रणनीतियां बनाएं जिससे हमारा युद्ध ही ना हो, उसको हम कहते हैं डिटरेंस। ऑफ व्हाट? द पॉलिसी ऑफ। और जब हम युद्ध को रोकें, कम करें और समाप्त करें, ऐसी कोई पॉलिसी है तो उस पॉलिसी को पॉलिसी ऑफ डिफेंस। तो आप समझिए कि जैसे आपने परमाणु टेस्ट किया, आपने न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो वो क्या था? वो केवल पॉलिसी ऑफ डिटरेंस थी। आपने परमाणु बम टेस्ट करने के बाद कहीं फेंका नहीं। द थिंग इज, वो आगे कोई आपके ऊपर आकर के परमाणु हमला ना कर दे, इसके लिए आपने परमाणु बम बना के रखा। क्लियर हुई? तो दैट इज द
पॉलिसी ऑफ डिटरेंस। लेकिन अगर मान लीजिए कोई युद्ध में आ गया तो अब आप क्या करेंगे, युद्ध छोटा से छोटा हो और जल्दी से खत्म हो, आप जीत जाए, ये जो पॉलिसी है पॉलिसी ऑफ डिफेंस। तो दोनों बातें सही हैं, आप इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, governments are very sensitive towards the neighboring countries which are powerful but poses no threat at present। आपके पड़ोसी देश जो बहुत शक्तिशाली हैं, भले ही वो अभी आपके लिए कोई खतरा नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तो भी गवर्नमेंट्स को उसके लिए बहुत सेंसिटिव होना होता है, क्योंकि कमजोर राष्ट्र हमेशा शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा, शक्तिशाली पड़ोसियों द्वारा दबाया जाता है, रिसोर्सेस पर कब्जा किया जाता है, उसे हमेशा थ्रेट रहता है, ऑल्दो वो सामने से कोई थ्रेट ना दिखा रहे हो तो भी। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, द सिक्योरिटी पॉलिसी टुवर्ड्स सच कंट्रीज इज दैट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। यहां पर आपको जो मेंटेन करना होता है वो क्या है, बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करना होता है, उनकी शक्ति के आसपास अपनी शक्ति अर्जित करनी होती है। हमने न्यूक्लियर टेस्ट इसलिए किया क्योंकि चाइना के पास न्यूक्लियर बम था। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट क्यों किया, क्योंकि इंडिया के पास न्यूक्लियर बम। ठीक है, तो दैट इज बैलेंस ऑफ पावर, यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर। तो ये दोनों बातें सही है, तो आप इसमें भी लगे, तो ज्यादा ही सी हो रहा है, 1 का सी, 2 का सी, 3 का सी, क्वेश्चन 4 का भी सी था। गुड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अलायंस बिल्डिंग इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी। सुरक्षा की नीति के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अलायंस बना, यानी कि अन्य देशों से समझौता। देखिए, नेटो का नाम आप सुनते हैं, आप सीएटो का नाम सुनते हैं, आप इस तरीके से कई सारे अलायंस क्यों बनाए जा रहे हैं। अभी जैसे आप देख रहे होंगे 4 कंट्रीज ने मिलकर के, इंडिया भी मेंबर, तो अलग अलग कंट्रीज अलायंस बना रहे हैं, क्यों, सिक्योरिटी पॉलिसी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा, से कोई और देश आप पर ना करे, आप एक ग्रुप में हैं तो सारा ग्रुप एक साथ में। दूसरा, कंट्रीज फ्रॉम अलायंस टू इंक्रीज कंट्रीज फॉर्म अलायंस टू इंक्रीज देयर इफेक्टिव पावर रिलेटिव टू अदर कंट्रीज, यही बात मैंने आपको बताई। पॉइंट नंबर 3, अलायंस आर परमानेंट इन नेचर एंड कंटिन्यू टू बी एग्जिस्टेंस इन स्पाइट ऑफ चेंजिंग इंटरेस्ट। देखिए, जो अलायंस है वो नॉर्मली परमानेंट नेचर के होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपरली परमानेंट है। आप अलायंस तोड़ते हैं, फिर नए अलायंस बनाते हैं, आप अलायंस में जाते हैं, फिर अलायंस छोड़ते हैं। जैसे कॉमनवेल्थ आपने देखा, जैसे आप देखते हैं कुछ लोग नेटो में जा रहे हैं, कुछ लोग नेटो से अलग होते होंगे, तो अलग अलग अलायंस बनेंगे जैसे जैसे आपके इंटरेस्ट चेंज होंगे। अमेरिका और पाकिस्तान के अलायंस पहला बहुत अच्छा था, अभी अमेरिका और पाकिस्तान और चाइना का अलायंस बहुत अच्छा है। जैसे जैसे इंटरेस्ट बदलेंगे वैसे वैसे आपको अलायंस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एशिया में चाइना को काउंटर करना है तो इंडिया वुड बी अ बेटर पार्टनर देन पाकिस्तान, अमेरिका मानता है, तो इसलिए वो हमसे अलायंस ज्यादा करना चाहेगा। तो अलायंस बेसिकली चेंजिंग इंटरेस्ट के साथ साथ बदल जाते हैं। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो थर्ड स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो इसलिए हम इसमें ए पर जाएंगे। चलिए, ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इन 20th सेंचुरी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया फेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विद देयर नेबरिंग कंट्रीज। 20वीं शताब्दी में जो एशिया के नए आजाद हुए देश थे, उन्हें मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अपने पड़ोसी देशों से मिला। ठीक है, सही बात है, पाकिस्तान से हमको खतरा है, पाकिस्तान को बांग्लादेश से खतरा है, हमें पड़ोसियों के बीच में लड़ाई झगड़ा और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में चलता है, ये है। दूसरा, these countries face the security threats from outside but remain peaceful internally। नहीं, आप कोई भी देश लीजिए एशिया का जो 20वीं शताब्दी में आजाद हुए देश थे, वो इंटरनली भी पीसफुल नहीं है। इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, जितने भी देश हैं, श्रीलंका है,
इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज्यादा है, इंटरनली भी वो पीसफुल नहीं है, केवल एक्सटर्नल थ्रेट ही नहीं रहा। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है। आप जो 6 है उसमें ए लगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मैच द फॉलोइंग पेयर्स टर्म्स, क्या टर्म है और क्या इनिशिएटिव, दोनों को मैच कर। आपको इसमें चूज द करेक्ट वन, यानी कि सही बताना। तो पहला है डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण। तो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन जो है वो बेसिकली जो भी बायोलॉजिकल वेपन्स हैं उनको खत्म करने के लिए है। ये तो सही स्टेटमेंट है कि अगर वो नहीं रहेंगे तो निशस्त्रीकरण होगा। कंट्रोल मेजर्स, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी एबीएमटी। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी क्या था? ये कंट्रोल मेजर था कि आप आगे ट्रस्ट नहीं करेंगे और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं, कंट्रोल मेजर था। करेक्ट। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, प्रिवेंटिंग मिस इंफॉर्मेशन एंड मिसकंसेप्शन। यस, प्रिवेंटिंग मिस इंफॉर्मेशन एंड मिसकंसेप्शन एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करता है। जैसे एक दो देश में आपने न्यूज सुनी होगी कि हॉटलाइन स्टैब्लिश हुई, तो सीधे बात कर सकते हैं। अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन या मिसकंसेप्शन है तो आप सीधे बात करके उसको हल करते हैं। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का। ठीक है, तो इसमें तो तीनों सही है, तीनों सही मैच किए गए हैं, तो आप इसमें डी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ह्यूमन सिक्योरिटी इज अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मोर देन प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट। यानी कि मानव सुरक्षा का तात्पर्य मानवों की सुरक्षा ज्यादा है, ना कि राज्य की। स्टेटमेंट आपको सही लगा, क्योंकि जब हम टर्म ह्यूमन सिक्योरिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हम टर्म मानव सुरक्षा है, तो ये स्टेट ओरिएंटेड ही केवल नहीं, ये स्टेट की बाउंड्रीज के बियॉन्ड भी बात जाएगी। तो इसलिए इसका मतलब ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब प्रोटेक्शन ऑफ पीपल है, ना कि केवल प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट। दूसरा, सिक्योर स्टेट्स ऑटोमेटिकली मीन सिक्योर पीपल। नो, सिक्योर स्टेट्स ऑटोमेटिकली डजंट मीन सिक्योर पीपल। जो सिक्योर स्टेट है वहां पर भी तो इंटरनल इश्यूज हैं, भी समस्याएं हैं, और वहां के पीपल्स भी हर चीज से सिक्योर नहीं है। सेकेंड स्टेट का गलत है। आप इसमें क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। The global nature of threats was a causative factor for emergence of concept of global security. जब समस्याएं, जब खतरे वैश्विक स्तर पर खड़े होने लगे, जैसे आतंकवाद, तो हमें ग्लोबल सिक्योरिटी का एक कॉन्सेप्ट लाना पड़ा, क्योंकि देश केवल सुरक्षित नहीं करना पड़ेगा, विश्व सुरक्षित करना पड़ेगा। अगर किसी भी देश में इंसर्जेंसी है तो आज नहीं तो कल आपको भी इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है निश्चित तौर पर जो ग्लोबल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आया वो ग्लोबल थ्रेट्स के कारण है। दूसरा, in the context of global security, some states may have to disproportionately bear the burden of global problems. और वैश्विक सुरक्षा के लिए कुछ राज्यों ने ग्लोबल प्रॉब्लम्स का बोझ अपने ऊपर अनावश्यक तौर पर, अमेरिका जिम्मेदारी है पूरे विश्व पर। कोई भी समस्या है तो अमेरिका सॉल्व करेगा, उस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर ये नहीं है, वहां पर वो नहीं है, इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, कुछ भी है ना। तो द थिंग इज उन्होंने कुछ ज्यादा बर्डन ले लिया अपने ऊपर, और ये बात भी सही है। पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है, तो वी शुड गो विद द ओनली। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Terrorism is a form of violence which targets civilian deliberately and indiscriminately. आतंकवाद जो है वो नागरिकों को तब इंडिस्क्रिमिनेटली, मतलब बिना भेदभाव किए प्रभावित करता है। ऐसी हिंसा है जो बिना भेदभाव किए जानबूझ करके नागरिकों पर अटैक करता है। स्टेटमेंट तो आपको ऑलरेडी सही लग रहा होगा। दूसरा, ग्लोबल पॉवर्टी इज ऑल्सो वन ऑफ द सिक्योरिटी थ्रेट्स। यस, इज ऑल्सो अ सिक्योरिटी थ्रेट का मतलब केवल बम बनाना भी एक बड़ा सिक्योरिटी। पॉवर्टी इन साउथ एशिया लेड टू लार्ज स्केल माइग्रेशन। साउथ एशिया में पॉवर्टी के कारण बहुत बड़े पैमाने पर माइग्रेशन होता है, पलायन होता है। ये स्टेट बिल्कुल फैक्चुअली सही है।
तो ये 1 2 3 तीनों सही हैं, तो आप इसको डी। तो इस तरीके से आज हमने ये 10 क्वेश्चंस कर लिए। मेरे ख्याल से आपको ये 10 क्वेश्चन समझ आए होंगे। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर्स के साथ, इसके अगले क्वेश्चन। तो देन गुड नाइट।